अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करासट। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप 1964-1965 के अखबारात पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक ही वादा मिलेगा कि चीनी चोरों को हम सज़ा देंगे और चीनी की कीमत वापस लेके आएंगे। वो दिन और आज का दिन 2026 का ये महीना, चीनी की कीमत बढ़ी है, कम नहीं हुई। हर साल जब बढ़ती है तो आप यही बयानात सुनते हैं। हमारे हुक्मरान, मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हुक्मरान आए हैं, उन्होंने आकर इतने झूठ बोले हैं कि अलमान अल हफीज़, शायद अर्श तो फट जाए लेकिन इनके फ़र्श के नीचे कुछ नहीं होता। इनके पैर उसी तरह तिलकते हैं, उस पर फिसलते हैं और निकल जाते हैं। यानी कमाल ये है कि ख़ुद पॉलिसी बनाते हैं और ख़ुद उस पॉलिसी की नफ़ी कर देते हैं। आवाम का पैसा करोड़ों में नहीं, अरबों में झोंक देते हैं, उसके अंदर आवाम के हाथों झोंक देते हैं और उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं 3 साल के बाद। क्यों, क्या पता चलता है ये तो हमारे इंटरेस्ट जो है ना वो इसके ऊपर नज़र हो रहे हैं। कैसे हो रहा है, मैं आपको कई मिसाल दे सकता हूँ, इसकी बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ। एक आप सोलर के ऊपर ले लें। अब जो हुकूमत टैप डांसिंग कर रही है सोलर एनर्जी के ऊपर, आज से कुछ अर्सा पहले यही वज़ीर आज़म, यही वफाकी वज़रा हमें तरगीब दे रहे थे सोलर एनर्जी की और हमें बता रहे थे किस तरह क्लीन एनर्जी या सोलर एनर्जी जो है उसमें ही इस मुल्क की बका है। अब जब लोगों ने लगवाने शुरू कर दिए, जब को पता नहीं 7-8-10 बिलियन डॉलर के हमने सोलर इंपोर्ट कर लिए, पैनल्स भी, बैटरियां भी और उसके जो भी कन्वर्टर होते हैं वो सब कुछ, और उनको लगा लिया, तो अब इनको पता चला वो IPP में तो हमारे कमीशन ख़त्म हो रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि उनका काम कम हो रहा है। तो सोलर के ऊपर ऐसी सख्ती शुरू हो गई कि पहले नेट मीटरिंग के ऊपर, फिर कनेक्शन के ऊपर, फिर उसके बाद बाई आउट के ऊपर कि ख़रीदना किस पैसे पे है और देना किस पैसे पे है, उसके बाद उसके लाइसेंस उसमें डाल दो। इतना मुश्किल बना दो कि आदमी अपने घर में सोलर की जो प्लेटें लगी है ना उनके ऊपर जाके कपड़े सुखाना शुरू हो जाए कि लानत पे जो सोलर पे। और मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, मैं आपको सुनाता हूँ हमारे प्यारे वज़ीर आज़म खुद क्या कहते रहे और उनके वज़रा क्या कहते रहे। और अभी तो थोड़ी थोड़ी बातें सुना रहा हूँ, जब मैं आपको फुल डिटेल सुनाऊँ तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। जी सुनाएं ज़रा इनको। 1000 मेगावाट लैंड बनाना बहुत मेहनत के साथ। Pakistan badly needs clean and cheaper source of energy. Solar energy can play a very important role. किसान को 24 रुपए मिलता था उनके ट्यूबवेल को, अगर ये सोलर से बिजली पैदा होगी तो वो 8 रुपए है, 10 रुपए है। यार इससे बड़ी कौमी खदमत क्या हो सकती है? गरीब है आज जो 200 अरब रुपए सालाना का बोझ बाकी कंज्यूमर्स के ऊपर इन नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स का पड़ा हुआ है, ये बढ़ के 550 अरब रुपए सालाना हो जाता। This country has authored one of the most successful solar and renewable energy transition. मैं नेट मीटर का यूजर 5 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं ग्रिड को 27 रुपए की दे रहा हूं। अब आप ये सोच लें कि मैंने अपने घर में सोलर लगवाया हुआ है और मेरे गले से बिल निकल रहा है बिजली का, और उसका मुझे फ़ायदा क्या, उल्टा मेरे आके चढ़ गई है मुझे वो। और अब ये लाइसेंस फ़ीस और ये फ़ीस और उसके कट करना, नेट मीटरिंग कट करना, ये वो। अगर मैंने एक केस करना है यहाँ पे, तो क्या वो केस FBR के ख़िलाफ़ होता है? क्या वो वैस लगारी के ख़िलाफ़ होता है? या वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है कि मुझे झूठी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर खुद पतली गली से निकल गए भाई साहब और मेरे से ये पैसे भी खर्च करा दिए और मेरे हर महीने जो मुझे टेंशन हो रही है वो भी हो रहा है। कोई जवाब नहीं है इसका। हर सियासतदान जो है ना वो आके कहेगा वो तब की बात थी, ये आज की मजबूरी है। यानी कमाल है हमारे साथ, हमारे यानी एक ही चीज़ के पीछे पूरी कौम को लगाकर फिर उस पूरी कौम को पेनलाइज करना, उसको सज़ा देना कि तुमने हमारी बात सुनी क्यों, हमारी बात मानी क्यों। वो तो कई बार तो दिल करता है आदमी कहे भाई किसके पास याजूज माजूज का नंबर है, खुदा के लिए याजूज माजूज को कॉल कर लो, वरना इन लोगों ने तो छोड़ना ही नहीं हमें कहीं का। बाकी बातें अली गौर बलोच बताएंगे आपको, हैदर जुमान कुरैशी बताएंगे और अहमद हसन अल अरबी जो हैं वो अपने स्टैटिस्टिक्स में हमें और डिप्रेस करेंगे। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौर बलोच साहब, आपके पास अगर याजूज माजूज का नंबर है तो मुझे दे प्लीज़, मैं ही कॉल कर लूँ उनको, क्योंकि आप लोगों ने तो हमें छोड़ा ही कहीं का नहीं है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर साहब, आपका इंट्रो की बातें सुनी है, लेकिन एक दो चीजें मेरे भी नॉलेज में, आप भी एक एज अ कंज्यूमर बात कर रहे थे, मैं भी एक एज अ कंज्यूमर बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं दो चीजों के ऊपर इंतहाई मुख्तसर आपको बताऊंगा। एक, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात की है, एक आपने जो मैंने तो अभी बात ही नहीं की, वो तो वजीर आजम ने की है, मैंने तो अभी करनी है। मतलब वो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, मैं उस वाले को। एक दूसरी आपने घरेलू सार्फिन के लिए बात की है। देखिए, आपके घर के ऊपर भी सोलर लगा हुआ है, मेरे घर के ऊपर भी सोलर लगा हुआ है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जो ग्रीन मीटर, मेरा भी ग्रीन मीटर लगा हुआ है, आपने भी यकीनन लगाया होगा कि गवर्नमेंट जो पहले उसके जितने यूनिट आपके एक्स्ट्रा होते थे गवर्नमेंट वो ले लेती थी, और जितने आपके इस्तेमाल होते थे उसमें से वो माइनस कर देती थी। मैं इसलिए बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि सुनने वालों को भी समझ आ जाए, आपको भी समझ आ जाए। आप गवर्नमेंट ने ये किया है कि वो जो आप एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हैं वो आपसे सस्ती ले रही है, कम रेट पे ले रही है, लेकिन जो आप अपनी कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ग्रीन मीटर भी नहीं लगाया, 1500 वॉट तक का जो सोलर सिस्टम है उसके ऊपर तो कोई और टैक्स भी नहीं है। तो अगर अली गौर साहब, आप कितने मासूम आदमी हैं। मैं कुछ और सुने नहीं, मेरा ये सवाल ही नहीं है, मेरा तो ये सवाल ही नहीं है जिसका आप जवाब दे रहे हैं। यानी मैं आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मतलब सवाल करने वाला हूं, अभी ये किया नहीं था, और आप मुझे बर्मा की आईनी हैसियत के मतलब बता रहे हैं। नहीं, आपका सवाल सर जो है मेन सोलर सिस्टम नहीं, मेरा उसके ऊपर नहीं है। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या मैं कहूं कि वजीर आजम ने झूठ बोले? पहले उनकी कोई और पॉलिसी थी, आज कुछ और पॉलिसी है। आप लोगों की नाअहली है, नालायकी है, मुझे नहीं पता, या बददियानती है, ये तो आप बताएंगे। लेकिन मैं या अवाम जो है मजबूर हो गई है, हमारी चीखें निकल गई हैं आप लोगों की वजह से। नहीं, देखिए, बात ये है कि जो पॉलिसीज हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो टाइम के साथ तब्दील जरूर होती है। कितने टाइम में? कितने टाइम में? नहीं, 3 साल पहले आप प्रमोट कर रहे हैं और 3 साल के बाद आप उसको यानी डिस्करेज कर रहे हैं, तो क्या आपकी पॉलिसी 1-1 साल की होती है? नहीं, मेरा मौकफ ये है कि डिस्करेज बिल्कुल नहीं किया गया। आज जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो ये सोलर सिस्टम है वो आज भी जिम्मेदार डे टाइम पे चलाता है और उसका 0 बिल आता है। वो अपना जितने का उसका सर खुदा का खौफ करें, मैं आपको बताऊं 6-6 घंटे देहात में बत्ती नहीं आती सुबह को, 0 बिल। कौन सी बात कर रहे हैं आप? प्लीज ना करें ऐसी बातें। अली गौर बलोच साहब, मैं आपसे याजूज माजूद का फोन नंबर मांग रहा हूँ, मुझे वो दे दें। नहीं मुबश्शिर साहब, एक मेरी गुजारिश सुन, मैं खुद, मेरा एग्रीकल्चर भी है बिजनेस के साथ साथ, जो ट्यूबवेल के ऊपर सोलर लगा हुआ है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और आपने स्लैब सिस्टम स्टडी किया है अली गौर साहब? जो जिम्मेदार का सोलर है, अली गौर साहब, स्लैब सिस्टम स्टडी किया? खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहें कि वो सही है, मैं मान लूंगा। चले, मैं आपको बता, जो फैक्ट है मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप वेरीफाई कर लें अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ। छोड़ें सर अपना, मैं तो देख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट और आज की स्टेटमेंट। मैं तो आप ही के वजीर आजम को देख रहा हूँ। अवैस लगारी आप ही के वजीर है और आज भी वजीर है। मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, आप लोग अपना तिलक रहे हैं उसके ऊपर से। सर आप लोग एक तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मुबश्शिर साहब, जो आप बात कर रहे हैं मैं आपको वो भी फैक्ट के साथ, वो भी फैक्ट है जी। हैदर ज़मान कुरैशी साहब आ गए, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। एक तो याजूज माजूज का नंबर ना आप देंगे ना वो देंगे, वो पीपल्स पार्टी के, आप नून लीग के, दोनों साथ ही हैं। लेकिन हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आज मुझे पता है क्या एहसास हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कोविड के वक्त 4 दफ़ा टीका लगवाया था। पहले 2 थे रशियन अपना वैक्सीन लगी थी, फिर मुझे फाइज़र की लगानी पड़ी थी। आज मुझे रह के ये दुख हो रहा है, मैंने 4 दफ़ा टीका क्यों लगवा लिया अगर इन्हीं हुक्मरानों ने आना था हमारे ऊपर। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं मुबश्शिर साहब, ये बहुत बड़ा पैराडाइम इन्होंने यू टर्न किया है और इसको नहीं करना चाहिए था। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं बात मुकम्मल कर लूँ जी? जी बिस्मिल्लाह। अगर आपको मेरी, जी,
देखिए, आपने अपने इब्तदाई में बात की, आई एम श्योर गौहर बलोच साहब अपने जाविये से बात कर रहे हैं। हकाइक ज़रा पहले सामने रख देते हैं कि पावर मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो वादे किए और कहा कि हम अभी भी इसको इनकरेज कर रहे हैं, हम ये कर क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में ये बताया, जब ये नेट मीटरिंग रेगुलेशंस की इन्होंने रिव्यू किया और प्रो कंज्यूमर रेगुलेशंस लाए, और आपको याद है पिछले साल ये अप्रैल में ये करने लगे थे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, मीडिया ने भी, लोगों ने भी शोर मचाया, और फिर ये 1 साल तक डेफर हो गया कि जी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन की जाए, और फिर ये इस साल फरवरी में नेपरा ने जूं का तूं रगड़ा निकाल दिया। अब बयानिया क्या है? बयानिया ये है, और आपके नाजरीन के लिए मुफीद होगा, कि जी 1.5 से 2-2.5 रुपए उन कंज्यूमर्स पे बर्डन आ जाएगा जो सोलर सिस्टम है ही नहीं जिनके पास, और जो कि बहुत सारे लोग हैं, और उसमें लाइफलाइन भी हैं, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स भी हैं। अगर ये 2030 तक इसी रफ्तार से सोलर लगता रहा और नेट मीटरिंग होती रही, जबकि 1.5 से 2-2.5 रुपए का तो यकीनन हुकूमत को फिक्र है। आपका जो बिजली का यूनिट है घरेलू, वो 45 रुपए प्लस टैक्स है, ज़रूरी 29 रुपए प्लस टैक्स है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल उससे कहीं ज़्यादा है। मैं घरेलू की बात कर लूँ, 45 रुपए में से 17 रुपए जो हैं वो IPPs के कैपेसिटी चार्जेस हैं। उसके बाद 3.5 रुपए से 4 रुपए जो है वो सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए 1200 अरब रुपया लिया गया, वो 6 साल के लिए 3.5 से 4 रुपए वो यूनिट पे एड ऑन कॉस्ट है, और उसके बाद कुछ 4.5 से 5 रुपए चोरी और गफलत या कुंडा माफिया उसकी कॉस्ट है। तो अगर आप इस सारे को सर ऐड कर लें, 17 रुपए जमा 3.5 रुपए और ये 3, ये 24-25 रुपए जो हैं, ये 45 रुपए जो रेजिडेंशियल यूनिट है उसमें ये कॉस्ट है, जिसको हुकूमत को टैकल करना चाहिए। कैसे? सर्कुलर डेट को ख़त्म करते, IPPs से मुआहदे रीनिगोशिएट फर्दर करते, फोर्स कुरैशी साहब बड़े अदब से, आप इतनी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, मेरा सवाल बड़ा सिंपल, सुन तो लेना। नहीं, मैंने नहीं सुना। जो धोखा हो रहा है मेरे साथ, जो धोखा हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ यही हो रहा है। हाँ, मैं बताना ये चाहता हूँ सर, ये जो ये करने जा रहे हैं इससे नताइज और खौफनाक होने हैं, और हमने इनको बावर करवाया और आपके प्रोग्राम के वसत से कि ये कहते हैं कि प्रोटेक्टेड टैरिफ और उसके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। IMF में कंडीशनैलिटी एग्री कर दी गई है कि 100 यूनिट और 200 यूनिट इस बजट के बाद से प्रोटेक्टेड टैरिफ खत्म हो जाएगा, और आपने इसकी बाज़गश सुनी है कि एक ऐप होगा, उसके जरिए एक रास्त पेमेंट होगी, ये सारे कंज्यूमर रजिस्टर होंगे। सवाल ये पैदा होता है, आज आपने ये सिस्टम खत्म कर दिया, जिनके साथ वादा किया हुआ था उनसे धोखा हो गया, आइंदा कोई आप पे एतबार नहीं करेगा। अब होगा क्या? अब जिन्होंने नेट मीटरिंग करवाई हुई थी वो अब हाइब्रिड पे चले जाएंगे। अब क्या होगा? यहाँ हर घर में लोग और आप बैटरियां लगाएंगे, और अब जो लोग रहे सहे ग्रिड पर रह गए थे, चाहे वो ज़रई हैं, चाहे वो अर्बन हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं, वो अपनी बिजली इस्तेमाल करेंगे दिन में, और रात को बैटरियों पे भी वो अपनी, तो वो ग्रिड से बिल्कुल ही जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में जो खौफनाक सर्कुलर डेट और प्राइसिंग बढ़ेगी, उसको आप उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते कि ये यूनिट जो है, ये जो आज 45 रुपए का है, ये 60-70 का हो जाएगा, क्योंकि आपके कंज्यूमर्स बिल्कुल डिस्को से डिपार्चर कर जाएंगे। तो ये एक मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, और आपका सवाल जो है उसका जवाब दे रहा हूं मैं, बड़ा जरूरी है। उसमें वजीर आजम साहब भी, पावर मिनिस्टर भी, नेपरा भी, उसका जो चेयरमैन है, इन सब को कटहरे में खड़ा करना चाहिए, और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अगर मैंने एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये केस अदालत में करना है, तो आप वकील हैं, क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? बिल्कुल, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल डिपार्चर है। और क्या आप मेरी तरफ से एक अपील दायर करेंगे कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत वजीर आजम नाअहल होते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे से झूठ बोला? अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तके पाए गए या ग्रॉस मिसकंडक्ट, उसके लिए मिसलीडिंग जो होता है, दैट इज करप्शन एंड दैट इज ग्रॉस मिसप्रैक्टिस। आप सही कह रहे हैं। ओके, आपको दोबारा सुनाता हूं, मेरे पास ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग की डेफिनेशन में तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सिर्फ सियासतदान नहीं आएंगे, उसमें मीडिया के दोस्त भी आ जाएंगे, मैं कहता हूं जो मर्जी आए, मुझे अपना बिजली का बिल कम करना है,
मुझे अभी अपना बिजली का बिल तरीके से काम हो सकता है, आपके बिजली का बिल एक ही तरीके से कम हो सकता है, और वो ये है कि आप अपना इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड में तब्दील कर लें और आप बैटरियां लगा लें, आपका लेना देना ही नहीं खत्म हो जाएगा ग्रिड से, तो आपका बिल खत्म हो जाएगा। मेरा घर है, मलिक रियाज का घर नहीं है कि मैं करोड़ रुपए की बैटरियां उस पर लगाता रहूं। खुदा का खौफ करें, आप लोग एक दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे डाल रहे हैं। पहले एक के पीछे नून लीग ने डाला है, दूसरे के पीछे आप लोग डाल दें। हमें आप लोगों ने बकरा बना दिया है, इधर से निकलो आपकी तरफ, आपकी से निकलो उधर की तरफ। जहां तक ज़राअत की बात की, मैं तो कह रहा हूं गलती की वो कोविड के इंजेक्शन लगवाए, आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं, सही कह रहे हैं आप, वो कोविड के इंजेक्शन जिन्होंने नहीं लगवाए वो आलम अरवा में हैं या अच्छी जगह पे हैं, जिन्होंने लगवा लिए वो शायद बच गए और आज इस जो है ना दोज़ख की जहन्नम की आग में सुलग रहे हैं, जो पॉलिसीज और नाकिस पॉलिसीज के जरिए। अहमद हसन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, कि मिसलीडिंग अ पब्लिक या उनको गलत तरफ लगाना और फिर बाद में उससे मुकर जाना, जमहूरियत में तो ऐसी पूरी हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन क्या हमारे मुल्क में कभी ऐसा वक्त आएगा कि हम लोग अपने, यानी इतनी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर हो हमारे अंदर कि हम इस्तीफ़ा दे सकें? बहुत शुक्रिया साहब। देखें, डेमोक्रेसी का तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज़ एनार्की, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी याद हैं कि जिनसे टीवी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि आपने ये बात कही, तो वो कहते थे वो तो मैंने जलसे में कही थी, कि जैसे ये एक स्टैंडर्ड है कि जलसे में आप कोई भी बात कर सकते हैं और उसके अलावा आप बात नहीं करते। लेकिन जहाँ तक आप ये सोलर की बात कर रहे हैं, या आप ये सारा जो मामला भी आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, देखें उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो वज़ीर आज़म ने कोई स्टेटमेंट दे के उससे बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि वो मुकरे हैं और वो सारा कुछ, देखिए इसका हम बात कर लेते हैं, नहीं जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर सारा प्रेशर और बर्डन आ जाता है, विच इज़ हाउ थिंग्स शुड बी, लेकिन उसका एक पूरा बैगेज है। ये जो मसला है इस वक्त सोलर वाला, पाकिस्तान दुनिया की टॉप कंट्रीज़ में से है जहाँ पे सोलर रेवोल्यूशन आ रही है, तो यस यहाँ पे रेगुलराइजेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे कानून साजी की ज़रूरत है, ऐसे पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए। तो मैंने करनी है, वो आम आदमी ने करनी है, नत्थू पत्तू ने करनी है, कूबे के सही ने करनी है, इसी हुकूमत ने करनी है, इसी पार्लियामेंट ने करनी है। हमारे ऊपर एहसान, हमने कोई यहाँ पे बंदूक रखी थी कि हुकूमत ले लो हमसे, हमारी हुकूमत कर लो, हमने तो नहीं ऐसी बंदूक रखी थी। ये इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था। ये लोग आए थे कि हम 90 दिन में तुम्हारे सारे मसाइल ख़त्म कर देंगे, हेलो हम ये कर देंगे, हम भुगत रहे हैं। मुबश्शिर साहब, लेकिन इसका मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये कैपेसिटी चार्जेस का जो मामला है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ये कोई इस हुकूमत ने तो आके सोलर के ऊपर पॉलिसी नहीं बनाई है, इसने तो कैपेसिटी चार्जेस या आईपीपीस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए ना, और उसके पिछले 30 साल का बैगेज है। कैपेसिटी चार्जेस आपको अभी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो जड़ है, वो फसाद की जड़ है कि जो आपने बिजली प्रोड्यूस भी नहीं की आप उसके भी पैसे दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी इनकंसिस्टेंट हैं और कोई उसके ऊपर बिजनेस प्लान नहीं बना सकता। जी, तो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो कि 3 साल में या 4 साल के अंदर तो नहीं हुआ, ये तो 40-50 साल का बैगेज है। इसके ऊपर यस नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम टैक्टिकल मेजर्स लें कि जो प्रॉब्लम आई उसको उसी वक्त हल कर दिया। हमें ये जो पुराने मामलात हैं इनको हल करने की बात करनी चाहिए और पूरी कौम को मिल के करनी चाहिए। ये किसी एक हुकूमत या उसकी एक जिम्मेदारी, पूरी कौम को इसके साथ करनी चाहिए। दूसरी बात ये है, हम बाद में इकॉनमी की हम बात करते रहते हैं कि इकॉनमी में ये प्रॉब्लम ये, लेकिन उसमें भी जो जड़ है फसाद की उसके ऊपर हम डिस्कस ही नहीं करते, जो कि शराइत हैं मुश्किल IMF की। हम ये बात ही नहीं करते कि कर्जा हमें आ रहा है, हमने उस कर्जे से अपनी जान छुड़ा। हमारे यहाँ तो ये कल्चर आ चुका था, मुबारक को कर्जा मिल गया। सो ये बेसिक जो हमारे एक मिनट, वो ट्वीट भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मैंने तो नहीं किया आज तक ट्वीट। ये नहीं, बहुत अर्सा पहले से मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि IMF पिछले 10 साल से ही। एक मिनट, यानी अहमद मुझे एक बात बताएं, आप इतने नौजवान हैं, आप पेट्रोल पे जो 200 रुपया आप टैक्स ले रहे हैं फी लीटर, आप ये टोबैको के ऊपर क्यों नहीं ले सकते? चलिए मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे $1 की डब्बी मिलती है, इंटरनेशनली वही डब्बी $20 की है, आपको किस अपना यानी 4 टांगों वाले ने काट लिया कि आप कहें नहीं मैंने सिगरेट की कीमत ज़्यादा नहीं होने देनी, मैंने निस्वार की कीमत ज़्यादा नहीं होने देनी, मैंने गुटखे की कीमत ज़्यादा नहीं होने देनी, वो मैंने मेंटेन करनी है।
ताकि पता नहीं क्या होगा, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, क्या होगा? जी आई एग्री, मैं आपके साथ इस मामले पे एग्री। IMF ये तो नहीं कह रहा कि पेट्रोल पे बढ़ाओ, वो तो कहता है मुझे रेवेन्यू चाहिए, वो तो आप इधर बढ़ा दें, आप इस मग्गे के ऊपर बढ़ा दें, और उनको तो इससे गरज नहीं है आप किस चीज पे बढ़ा रहे हैं। नहीं, उनकी स्पेसिफिक्स भी हैं कुछ एनर्जी सेक्टर के। नो वो ये कहता है आपने सब्सिडाइज नहीं करना, प्लीज। वो ये नहीं कहता कि आपने 150% टैक्स लगा देना। जी मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना, उसके देखें आप सब्सिडाइज ना करें, आप सब्सिडाइज ना करें उसकी। मैं वो बात बिल्कुल यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। लेकिन व्हाट आई एम आर्ग्यूमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि IMF की जो शराइत हैं वो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। अब उसका बर्डन एक गवर्नमेंट पे शायद मैं ना डाल सकूं। हाँ, जो प्रोसेस चलता चला आ रहा है पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, जहां पे आपने जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी मुल्क का, जब वो कर्जा लेता है, कर्जा लेने के बाद उसकी प्रायोरिटी होती है कि हमने कर्जा उतार के इंडिपेंडेंट होना है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में हमारे इस कर्जे के अंदर हम इंतहाई कंफर्टेबल हो चुके हैं। आपने अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, आज रात को शायद दोबारा बढ़ जाए, आप उस पर 150 बिलियन ऐड कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं सिगरेट की प्राइस को इंटरनेशनल कर दें, आप 500 बिलियन कमाते हैं। जरा सोचिएगा इस पे। सिर्फ आम आदमी को उसके हाथ पैर तोड़ने से फायदा नहीं है, आप अपना कोई फ़ायदेमंद बात भी सोचें। आपकी अब वीडियो अभी तक नहीं आ रही, लगता है आपकी बत्ती अभी तक नहीं आ रही। बत्ती गई हुई है? जी लाइट इशू है जी। तो किस शहर में आप इस वक्त? जी फैसलाबाद। जी वहाँ फैसलाबाद में लाइट नहीं आ रही। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल टाउन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशी तरक्की हो रही है इस हुकूमत के आने के बाद। और सर वो बात ये है कि आधे से ज़्यादा IPPs आपके सरकारी हैं और वो कैपेसिटी चार्जेस ले ही जा रहे हैं। लेकिन किसी MNA में, किसी सेनेटर में, किसी पार्लियामेंटेरियन में हिम्मत नहीं होगी कि अपनी अपनी पार्टी के लीडर से कहे कि तुम ये कैपेसिटी चार्जेस, सर चार्जेस क्यों ले रहे हो आवाम से, गरीब आवाम से। तुम्हारा वज़ीर आज़म हाउस में तो लोड शेडिंग नहीं होती, और तो कहीं लोड शेडिंग नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, कहीं पे नहीं होती। हिम्मत नहीं है ना किसी की करने की। हमारी आप 1 घंटा ज़्यादा करते रहे। देखिए सर, पहली गुजारिश तो ये है कि लोड शेडिंग फिलहाल पिछले दिनों में थी, पूरे मुल्क में थी, लेकिन अभी किसी जगह पर लोड शेडिंग अभी तो आप खुद लोड शेडिंग के अंदर है सर, आप बैठे हुए हैं, आपकी बत्ती गई हुई है, मेरी आ रही है। नहीं वो सर, वो फैसलाबाद है सर, बड़ी तेज आंधी आई है, जिसकी वजह से जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर लाइट ऑफ है, कुछ जगहों पर है लाइट। देखिए सर, गुजारिश ये है कि जो आपने इशू, बिल्कुल आपने ये बात ठीक की है। अगर हम बाई एंड लार्ज बात करें तो जो IPP के एग्रीमेंट हैं, ये बिल्कुल मतलब है कि इनको रिव्यू करने की जरूरत है। कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं करूंगा, अहमद हसन करेंगे, कौन करेगा? सर मेरी गुजारिश सुने, गवर्नमेंट का ही काम है उसको। तो गवर्नमेंट में कौन है? आप हैं, मैं हूँ। देखिए, पहली गवर्नमेंट है जिसने उनके साथ निगोशिएट किया है। निगोशिएट करने की क्या जरूरत है सर? जो फ्रॉड कर रहा है, जो हीट रेट पे चोरी कर रहा है, वो फोर्स मेजोर इस्तेमाल करें, किक आउट करें उनके कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट कब्जे में लें। आप लोगों ने उनसे रीनेगोशिएट किया। 1 मिनट, जिन प्लांट्स की लाइफ खत्म हो गई थी, इस साल एक्सपायर हो रहे थे, आपने उनके साथ मजीद सालों के एग्रीमेंट कर लिए हैं। यानी वो तो पहले 20 कढ़ाई में थी, अब सर भी कढ़ाई में। बात ये है कि आपकी बात ये ठीक है कि IPP के साथ जो एग्रीमेंट हुए हैं, ये किसी एक गवर्नमेंट में नहीं हुए, ये हर गवर्नमेंट में IPP के साथ एग्रीमेंट हुए। अच्छा, मुझे ये बता दे, मुझे डर लग रहा है। गुजारिश सुन लेना सर, मुझे एक थोड़ा सा मौका, 1 मिनट दे सर। पहली बात तो ये है कि उमर अयूब साहब थे मिनिस्टर PTI के। दफा करे सर उमर अयूब को, कौन सुनना चाहता है उसकी बात? में तो आपके साथ बैठा हूं। सुन लेना, मेरी गुजारिश सुने। जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो उन्होंने जनाब सबसे पहले IPP पे बात की। जब वो अपनी उनकी हुकूमत थी तो उनके अपने सर मान लिया हमने बुरे हैं, आप अपनी बात करें। मैंने अभी आपको आपके वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट सुनाई है। अब चले मुझे एक बात का जवाब दे दे, मैं आपकी ज़िंदगी आसान कर रहा हूँ, इससे आगे जा रहे हैं हम। वो ये है कि हर दफ़ा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं अपने सीने पे पत्थर रख के ये कर रहा हूँ। तो आज रात को कहीं बड़ा पत्थर तो नहीं रखने वाले अपने सीने पे? वो नहीं, आज तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जो इस वक्त सिक्ते में हैं सर, अगर आप जितने कंट्रीज हैं उनके साथ कंपैरिजन करें तो हमारे तकरीबन बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके बराबर है,
और कुछ कंट्रीज सर मुझे माफ कर दे, आप पेट्रोल की कीमत ज्यादा नहीं कर रहे, आप टैक्स की कीमत ज्यादा कर रहे हैं उसमें। सर खुदा के लिए हमें कितनी देर अपने बेवकूफ बनाना है? आप वैसे मुझे कहें हम खेलते रहेंगे हॉकी, इधर से उधर से उधर से उधर अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। हमारे मसाइल का सर हमारे मसाइल आप लोग हैं, आप लोग के खर्चे नहीं कम होते। आप लोगों ने कहा SIFC बना दी हमने, एक साल में पता नहीं $50 बिलियन ले आएगी। यार एक आना नहीं आया अभी तक SIFC से। आपके जितने काम में गिनाऊं आपको सारे के सारे फेल हो गए हैं। सर पाकिस्तान में रेमिटेंस पहले से बेहतर हुई है। रेमिटेंस में आपका क्या कमाल है सर? लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, बाहर से भेज रहे हैं पैसे, आपने क्या कर लिया उसमें? आपने कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ा ली है? नहीं, बात ये है कि जो आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई है कोई, उसका हमें आप क्रेडिट नहीं देते। नहीं सर, आपको नहीं देना क्रेडिट। अपना उसकी वजह है कि हैदर ज़मान कुरैशी, जब एक पेट्रोल की कीमत आप टैक्स की मद में बढ़ा देते हैं तो दही से लेके, दूध से लेके, गोश्त से लेके, सब्जी से लेके, हल्दी, दालचीनी सब कुछ लेकर एक आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। सर जी खित्ते के तमाम ममालिक के बराबर सर खित्ते के ममालिक को छोड़ें, दुनिया में कई लड़ाई हो रही हो, तीसरा हम इफेक्ट हो रहे होते हैं, ये भी छोड़ दें। नहीं सर खित्ते के तमाम ममालिक के तकरीबन सर खित्ते के किस मुल्क में इतना टैक्स लिया जा रहा है? चले मुझे ये बता दें। सर जी नहीं लिया जा रहा। अब जी कुरैशी साहब ऊपर अगर आप बात करें सर, तो ये बताएं तो फिर उनके बगैर टैक्स के ज्यादा। कुरैशी साहब के भी जज्बात है, वो भी कोई नहीं सर, जज्बात की वो उसकी तमाम के जज्बात की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गुजारिश करते हैं आप लोग तो अनमोल पिंकी के जज्बात की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी तक पर्चा भी सही नहीं कर सर। अगर उनके पेट्रोल की कीमतें हमारे मुल्क के बराबर हैं तो वो भी तो टैक्स ले रहे हैं ना सर। कौन सा मुल्क है जो कि हैदर साहब तो मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए। कुरैशी साहब, मुबशिर साहब देखिए, गौर बलोच साहब जो बात कर रहे हैं वो उनके तनाजुर में दुरुस्त है, लेकिन पिछले ही हफ्ते सार्क रीजन के तमाम ममालिक का कंपैरिजन हुआ और पाकिस्तान में 65% जो है 28 फरवरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि इसी दौरान बांग्लादेश में 10-12% है, भारत 18-19% है, श्रीलंका में कोई 20-21% है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सार्क रीजन में, नेपाल भी बहुत उन्होंने भी कम किया, तो औसतन 10-12-15-20% तो सब जगह बनती है, लेकिन हमने 65% किया है। और ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि हमने ना सिर्फ, और इस हालत में आपने OMCs हैं, आपके जो डीलर मार्जिन है, इनलैंड फ्रेट है, आपने कार्बन लेवी भी लगा दी, आपने NEV भी लगा दी, आपने PDL, और PDL में दे दनादन आप, क्योंकि सूबों को इसका पैसा नहीं जाता, आप रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि 700 अरब रुपया इस वक्त तक जो है FBR का शॉर्टफॉल है टारगेट में। तो ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपके टारगेट हुकूमत पेट्रोल के 1 लीटर पे कितना पैसा बना रही है। लेट्स सी इट सर। मैं आपको बता रहा हूँ 198 के समथिंग रुपए के लगभग है। वो बात उसके, जब आपने एक डेवलपमेंट बजट को कट किया, आपने एक एफर्ट दिखाया और अवाम ने उसकी पजीराई की और लोगों ने कहा कि ठीक है आप कट लगा रहे हैं, सब्सिडाइज करें। फिर वो पेट्रोल सब्सिडी जो थी, जो बाइकर्स को मिलनी थी, वो कहाँ गई, वो किस तरह मिल रही है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ। आपने उसके बाद यकदम जो है, और आज रात आप देखिएगा फर्दर, क्योंकि अब ये 2 महीने का जो शॉर्टफॉल है, ये कह रहे हैं कि मिनी बजट ना लगाओ, इसी 700 अरब में से कोई 150-200 अरब, जबकि आपको मालूम है कि साल का जो PDL का टारगेट है वो 1250 अरब है, और ऑलरेडी ये 1400 अरब के करीब जो है कलेक्ट किए बैठे हैं, और ये रुक नहीं रहे कि गरीब आवाम जो है उससे हम और उठा लें। इससे आप इनको अंदाजा नहीं है कि जो अफराते ज़र है, वो आपका जो बेस रेट है, जो इन्फ्लेशन है, वो फिर 20-25% पे चली जाएगी। फिर वही स्टेट बैंक को जो पॉलिसी रेट है, जो कि 10.5% आ गया था, वो 18% पे चला जाएगा। आपको मालूम है इस बात का, और आपने बहुत इस पे हमारे साथ प्रोग्राम्स की इकोनॉमिक, कि 1% जब सराय सूद बढ़ती है तो 750 से 800 अरब रुपया सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। वो आपके पूरे PSDP से ज्यादा है जब 1% सूद बढ़ता है। तो ये आप महंगाई का जो तूफान है, ठीक है जंग के जिम्मेवार नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन आपको उन चीजों पर इंक्रीज नहीं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, यानी जो सिगरेट है उसके ऊपर आप ड्यूटी स्ट्रक्चर को क्यों नहीं और बढ़ाते? आप 300-400 रुपए की जो सिगरेट की डब्बी है उसको 1000 रुपए का क्यों नहीं कर देते? नहीं, बाहर $20 की है, $20 की है।
सर 20 की है तो यहाँ $1.5 से $2 की है। चले आप 1.5 से 2 की 5 की तो कर दें। आप उन चीजों को टैक्स करें जो डायरेक्टली लोगों को, उनकी लाइफलाइन कंज्यूमर्स जो हैं, जो उनकी किचन बास्केट है, उसको इफेक्ट ना करें। आप रियल एस्टेट को आपने टैक्स किया, रियल एस्टेट से क्या रिकवर हुआ? आपने इंडस्ट्री पे सुपर टैक्स लगा दिया, आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बैठ गई। तो आपको वहां टैक्सेशन करनी चाहिए जहां पे पोटेंशियल है, जहां पे बर्डन ना आए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का तो गरीब आदमी पे टैक्स है, 18% जीएसटी है, वो डायरेक्ट गरीब आदमी दे रहा है। पीओएल है, वो गरीब आदमी दे रहा है। और पीओएल महंगा करने से अभी नेपरा ने अगले 6 महीने जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करनी है, आपकी 6 से 7 रुपए बिजली की कीमत, गैस की कीमत, वो सब बढ़ जानी है। तो ये एक बहुत मुश्किल, इनको सबसे ज्यादा एहतियात हमें जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो उन चीजों को मत बढ़ाएं जहां पे टैक्सेशन जो है इन्फ्लेशनरी है। गवर्नमेंट ने उसका एक हल किया है, गवर्नमेंट ने उसका एक हल किया है बड़ा इफेक्टिव। वो 5 दिन से पिछले अनमोल पिंकी की कहानियां हर एक को फीड करा रही है कि वो चलाई जाओ, ना पेट्रोल पे बात हो, ना डीजल पे बात हो, ना बिजली पे बात हो, ना शॉर्टफॉल पे बात हो, ना लोड शेडिंग पे बात हो, ना महंगाई पे बात हो। आटा जो है वो तो अब ख़रीदना ही मुहाल हो गया है ऑनेस्टली। अहमद हसन, मैं आपको एक बात कहूँ, मेरा एक बिलीफ है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जब बैंकर्स बनते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर, इनको अपनी एक्सेल शीट पता होती है। ये उसके अंदर 1% इंक्रीज़ करते हैं और वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाती है चीज़। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के फाइनेंस मैनेजर्स हैं वो क्रिएटिव आर्टिस्ट होने चाहिए हु नो के हाउ टू बैलेंस द बजट of an average person and yet create additional revenue streams। मैं समझता हूँ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर फेल हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर को फारिग कर देना चाहिए, चेयरमैन सीबीआर को फारिग कर देना चाहिए, बल्कि सीबीआर एफबीआर जो है उसको तो प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, और ये नेपरा वगैरह इनको भी उड़ा देना चाहिए। आप अपनी बात जारी रखें अहमद साहब। फाइनेंस मिनिस्टर तो सर जो है ना इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब नहीं होना चाहिए। चले मैं ये कह रहा हूँ, ओपनली बैंकर नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बैंकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। और इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये ढूंढ के बैंकर ही लाते हैं जी। जब तक यहाँ पे, और बैंक में भी वही आला आदमी लाते हैं जो बैंक में भी फारिग हो गया होता है। कमाल की बात पता है कि 600 अरब रुपया, मुबशर साहब नाम लेना आसान है, 600 अरब रुपया पाकिस्तान के बैंकों ने पिछले 2 से 3 साल में मुनाफा कमाया है। जी, वो इसकी वजह है ना, बस सबसे बड़ा बोरवर ही हुकूमत पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा सूद वो 23% और बैंकर वजीर आजम होता है। जी, बैंक कभी वो पॉलिसी पाकिस्तान में वाहिद बिजनेस है जो घाटा नहीं कर सकता, वो बैंक है जी। अपना यहाँ पे तो रोते भी रहते हैं जी। हालांकि यहाँ पे इलीगल प्रैक्टिसेस में बैंक्स रही हैं बहुत ज्यादा। डॉलर के अंदर जिन्होंने फजिंग की वो सबको पता है कितने बिलियन की हुई, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। हाँ, उनका नाम पिंकी नहीं था, वो किसी बैंक के आगे पिंकी नहीं था, और उसके लाइफलाइन कंज्यूमर नहीं थे। लेकिन अब पिंकी के स्कैंडल के बाद पिंकी के लाइफलाइन कंज्यूमर जो है मंजर आम पे आने चाहिए। आप बिल्कुल आने चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। लाइफलाइन थी पिंकी, किस किस की लाइफलाइन थी, ये इसका कच्चा चट्टा खुलना चाहिए। जी अहमद साहब। जी सर, देखें एक बड़ा जामिया डॉक्यूमेंट इसके ऊपर मौजूद है, जॉन पर्किंस का है, द कन्फेशंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक हिटमैन। उसको अगर आप डिटेल में देखें तो वो कहते हैं कि जितनी मुश्किल टर्म्स है ना, ये इस वजह से बनाई गई हैं ताकि असल वजह और असल इकोनॉमिक जो फॉल बैक्स हैं या उसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको हाइड किया जा सके मुश्किल टर्म्स निकाल के। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक रीजन है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, ये कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, सिंपल फार्मूला है अगर इसको सिंपली से हल किया जा सके। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इतने ज्यादा टैक्टिकल और डेली बेसिस के मसलों में इन्वॉल्व होते हैं कि हम अगले 5 साल अगले 10 साल को नहीं देखते। इसको डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स जो है कहा जाता है, या डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो इस सिचुएशन में सबसे बेहतर। हम वेस्टर्न मॉडल टैक्स बेस जो है, आज तक इंसानी तारीख के अंदर कोई भी मुल्क उसने टैक्स ज्यादा करके कर्जा अपना माफ नहीं, ये एक प्रिंसिपल है, एक फैक्ट है, किसी मुल्क ने भी अपना कर्जा माफ टैक्स ज्यादा करके नहीं करवाया। मैं जब इकोनॉमी की बात करता हूं, आप जब ये बात करते हैं कि इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज या वो सारा, मुझे ठीक है गवर्नमेंट का कसूर हो सकता है, अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन आप एक गवर्नमेंट को बैश नहीं कर सकते उन तमाम गवर्नमेंट्स की जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज चलती आ रही जो पिछले 30 साल। अहमद हसन, आप कहां पे रहते हैं, किस शहर में? फिलहाल तो इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में ऐसा करें कि आज इस्लामाबाद में F7 में जाइएगा, जिना सुपर में और सुपर मार्केट में, ठीक है ना, और बाहर खड़े हो जाइएगा सिर्फ 8 से लेके, जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा ना 9 से लेके 10 बजे तक,
और उसके बाद वहाँ स्टोर्स के बाहर एवरेज देखिएगा कि आपके ख्याल में कितने कस्टमर्स और फुटफॉल क्या होगी, और फिर जाके उन स्टोर्स का टैक्स देख लीजिएगा। तो अगर गवर्नमेंट नालायक है, नाअहल है, जायज़ टैक्स नहीं वसूल कर सकती और उसका लोड अगर कॉमन आदमी के ऊपर डालती है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं इस गवर्नमेंट के लिए कोई हमदर्दी दिखाऊंगा, नहीं। तो बस साहब मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस गवर्नमेंट के ऊपर, इस गवर्नमेंट ने अकेले ने तो टैक्स नहीं लगाया, ओवरनाइट तो इसने इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगा दिया। मासूम है ये, पिछले 10 साल की तमाम हुकूमतों को क्रिटिसाइज करें तो कर करके टैक्स। मैं तो कह रहा हूँ आप 70 साल की हुकूमत को क्रिटिसाइज कर लें, मेरी बला से यार आप मुझे हल करके दिखाएं। ये हल, इसका जहां तक हल की बात है, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर जाती तौर के ऊपर मैं अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हूँ, वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में रही है और उस पॉलिटिकल पार्टी ने भी जो ये IPPs और ये सारी चीजें उसको, चले एक सोल्यूशन मैं दे देता हूँ आज। अली गौर बलोच साहब, आपकी बत्ती नहीं आई अभी तक? अली साहब हैं भी मेरे साथ? अली साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। एक तो यार मुझे आपसे हमदर्दी है, आप मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं और बगैर बिजली के और पंखे के बैठे हुए हैं यार, सॉरी यार, ये तो डबल क़यामत है आपके लिए। मुझे से ज़्यादा तो आप याजूज माजूज का सेल नंबर ढूंढ रहे होंगे कि किसी तरह उनको बुलाया जाए। मुझे एक काम करते हैं अली साहब, अगर आप लोग कर लें तो, जर्मनी में एक बड़ा सिंपल असूल है। वो क्या करते हैं, जिस घर में जो आदमी रह रहा होता है ना, उसकी मालियत मार्केट रेट के हिसाब से निकालते हैं, उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक फार्मूला उन्होंने बनाया हुआ, और वो टैक्स लगा देते हैं। अब अगर वो किराए का है घर, किरायानामा है उसका, तो वो किराया उसका बना के उसके ऊपर लगा लेते हैं, अगर मिल्कियत है तो उसके ऊपर कर लेते हैं। और फिर हर आदमी जाके अपनी अपनी रसीदें जमा करा रहा होता है और बता रहा होता है कि मेरा टैक्स इतना कम होना चाहिए, इतना, क्योंकि मैंने ये खर्च किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो सारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होती है, और जो नहीं देता उसको वो टैक्स ठुक जाता है, वरना उसकी प्रॉपर्टी जाती है। तो हम करते ऐसा है कि लोगों के रिहाइश जो है ना, उसको टैक्स बेस बना लेते हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा साइंस नहीं लगेगी ना, सोचना भी नहीं पड़ेगा। फर्क यह कि जाती उम्रा 29,000 कनाल पे है, तो सोच के लगाना। 29,000 कनाल पे है जाती उम्रा सर, उसमें जो घर और रिहायशें हैं वो थोड़े रकबे पे हैं। तो बाकी अपना जो घोड़े और अपना मुर्गियां और वो क्या कहते हैं बटरफ्लाइज पाली हुई है, तितलियां, तो उनके भी तो लगने ने यार, वो भी उनकी रिहाइश है। सर फार्म हाउस तो आपने भी कोई ना कोई बनाया ही होगा। जी मैंने बनाया है, उसके ऊपर आपकी नजर आ गई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे नजर नहीं आई, अपना IPPs के हीट रेट पे नजर नहीं आई, मेरे फार्म हाउस पे आपकी नजर है। सुभान अल्लाह, क्या विजन पाया आपने। मैं ऐसा करे अपना फार्म हाउस पाकिस्तान के नाम कर देता हूं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को चैलेंज है, वो अपना जाती उम्रा पाकिस्तान के नाम कर दे। चले सर, आप भी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, सब पाकिस्तान की खिदमत। मैं एक गुजारिश करूँ, अभी आपने टबैको पर एक बात की थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेड सिगरेट स्मगलिंग के जरिए आते हैं, जो कि टोटली बैन हो चुके हैं। अब आपको किसी शॉप पे शादो नादर कहीं से, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलता होगा। अली गौर साहब, आपके फिगर्स गलत है। मेरी गुजारिश सुन ले। टबैको के ऊपर आपने कहा था कि जनाब टैक्स नहीं लिया जा रहा। जो लोकल टबैको है, हर डब्बी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए अब हर एक डिब्बी के ऊपर टैक्स लिया। थैंक यू। मेरा असल में वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते आपको एक बात कहूँ, ये मैंने वजीर आजम को खुद कही है बनफ्से नफीस। साइड के 2 बारी मैंने वजीर आजम पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को ये बातें कही हैं। आप जो टैक्स ले रहे हैं वो चंद % है। मैं कह रहा हूँ उसको, हर चीज़ की कीमत, आप पेट्रोल ले लें, बिजली ले लें, आप कहते हैं इंटरनेशनल प्राइस के इक्विवेलेंट हमने करना है। तो सिगरेट, सिगार, निस्वार, गुटखा, तंबाकू और पान की तो इंपोर्ट बंद करें। हम क्यों इतने $1 मिलियन, $800 मिलियन का पान इंपोर्ट करें? आप इनको इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर रेगुलेट करें। आपको ना बिजली बढ़ानी पड़ेगी, ना आपको पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। आम आदमी आपको दुआ भी देगा, और आपका जो हेल्थ केयर में पैसा बचना है, तकरीबन 26 बिलियन रुपए सालाना पल्मोनरी डिजीजेज एंड कार्डियक डिजीजेज का, वो उसके अलावा है। सोचिएगा, यही खरा सच है। अल्लाह हाफ़िज़।